welcome to Khudabakhsh Library programs and exhibitions and lecture series. Please come. दास साहब आइए प्लीज। आज ये महात्मा गांधी पर एग्जीबिशन हमारे डॉक्टर भैरवलाल दास के हाथों इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, खुदाबख्श लाइब्रेरी टॉक्स और एग्जीबिशंस के ज़रिए लोगों को अपने यहाँ जो ज़ख़ीरा है, अपने यहाँ जो ट्रेजर है, उसके बारे में अवेयर कराती रहती है। और ये एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल तरीक़ा होता है कि आप अपने नॉलेज के, अपने ज्ञान के भंडार के लोग उसको फिज़िकली किताबों को उठा के देख सकें। एक्चुअली आज का जो ये दौर है, मोबाइल आ गया है, तो किताबों को फिज़िकली देखना बहुत कम हो गया है। और ये हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौका होता है कि हम लोग एग्जीबिशंस के ज़रिए लोगों को, अपने रीडर्स, स्कॉलर्स को किताबों से अवगत करा सकते हैं, उनको फील करा सकते हैं। ये जब किताबें लगी हुई होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कई सौ लोग बैठे हुए हैं। और यकीन जानिए, जब हम इस एग्जीबिशन को वाइंड अप करते हैं तो इतनी उदासी छा जाती है कि आप खुद कभी महसूस करेंगे ये सारी टेबल्स खाली हो जाएंगी, तो यूँ लगेगा जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स और रीडर्स कहीं रवाना हो गए। तो आज आपकी मुलाकात गांधी जी से होगी। गांधी जी पर जो किताबें लिखी गई और खुद उनकी अपनी जो वर्क्स हैं, उन सबको हम लोग यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। और साथ साथ इधर आइए प्लीज़ मूव ऑन, आप घूमते जाएं, देखते जाएं। ये यहाँ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में किताबें आप देख सकते हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी ने गांधी जी पे लगभग 15-20 किताबें पब्लिश करी। और ये जो गांधी जी का सेलिब्रेशन हो रहा था 150वां वर्ष, तो उस ज़माने में ये किताबें पब्लिश की गई और उसका ये सिलसिला आज तक जारी है। फ्रीडम मूवमेंट का और फ्रीडम फाइटर्स पर खुदाबख्श लाइब्रेरी ने कई किताबें पब्लिश करी हैं, जिसमें गांधी जी, मौलाना आज़ाद, हज़रत मोहानी, मालवीय जी और पंडित नेहरू, यानी कि almost all the great leaders have been included, which have been published from Khudabakhsh Library. Please come. आइए Gandhians in conversation with Fred Blum, गांधी जीना टॉक्स, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद दूसरी जगह, दूसरी लाइब्रेरीज में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। आप इन किताबों को वरक पलट के देखिए, कुछ इसके कंटेंट्स को देखते जाइए, तो आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा होता जाएगा किस कदर रिच कलेक्शन है ये। लेट्स किल गांधी, ए क्रॉनिकल ऑफ हिज लास्ट डेज, द कॉन्स्पिरेसी, मर्डर, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। तुषार गांधी की किताब है ये। आई थिंक ये पढ़ने लायक। और खुशी की बात यह है कि गांधी जी ने खुद हमारी लाइब्रेरी को भी विजिट किया। और दिखाइए ज़रा उनकी राइटिंग दिखाइए, वाला इनकी गांधी जी की राइटिंग दिखाइए असगर साहब। तो ही लेफ्ट रिमार्क्स इन हिज ओन हैंड राइटिंग। जब ये लाइब्रेरी में इन्होंने विजिट किया है तो रिमार्क्स छोड़े हैं, और वो बड़े वैल्यूबल, बड़े प्रेशियस रिमार्क्स हैं जो आज भी बड़े वैलिड हैं। इस साइड में देखिए, ये किताबें हिंदी अमर बना देती हैं। तो ज़रूरी है कि अमर बनने के लिए इंसान को लस्ट ऑफ पार नहीं होना चाहिए, आई थिंक डिज़ायर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि डिज़ायर नहीं हो, तो फिर आप अपने मकसद को और अपने एम को कैसे पाइएगा? बट दैट डिज़ायर शुड हैव सम एलिमेंट ऑफ गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी। अपने आप के सर्वाइवल का सवाल है, तो वन हैज़ टू सर्वाइव, तो अपने लिए आपको करना तो है कुछ ना कुछ। ये देखिए, ये आप गांधी जी की हैंडराइटिंग देख सकते हैं। कब ये इन्होंने विजिट किया है? 1925 में। गांधी जी लिखते हैं, आई हर्ड अबाउट दिस ब्यूटिफुल लाइब्रेरी 9 years ago, and ever since I have had the desire to visit it. It has given me great joy to be able to examine the rich collection of rare books which the keepers so particularly and so kindly showed to me
The books are works of art. The magnificent finish and the coloring about the decoration of Al-Quran and Shahnama are an eternal feast for the eye. I rever the memory of the great founder who has spared no pains or money to present India with such a rare collection. ये फाउंडर को भी एक तरह से उनकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं ये कि फाउंडर ने अपने सारे एसेट्स पब्लिक के लिए ओपन कर इंटरनेशनली नॉन ऑर्गेनाइज के लिए लोग दुनिया भर से दौड़े चले आते हैं। हमारे यहाँ मैनस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन, पेंटिंग्स का कलेक्शन, कैलीग्राफी का कलेक्शन, बहुत रेयर कलेक्शन है जिस पे लोग आज भी रिसर्चेस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और यूनानी मेडिसिन, सूफिज़म पे स्पेशल कलेक्शंस पाए जाते हैं। आइए आप अब इन किताबों को देखिए, इन पे एक नज़र डालिए। ये कुछ उर्दू में भी। पहली मुलाकात, डॉक्टर रज़ी अहमद, द फेमस डॉक्टर रज़ी अहमद ऑफ गांधी संग्रहालय। ही राइट्स, गांधी जी और मुसलमान। आपको खुशी होगी जान के कि हमारे रज़ी अहमद साहब, जिनका बहुत सारा वक्त गांधी जी के साथ गुजरा है, ही इज़ बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, he is in Gandhi Sangrahalaya today, and he has devoted his life to fulfill the ideologies and desires of Mahatma Gandhi. ये और किताब आई एस के मजुमदार, आज़ादी हिंद की जद्दोजहद के दो अहम किरदार, जिन्ना और गांधी। एस के मजुमदार इसके राइटर हैं। फिर ये आया गांधी अहिंसा का सिपाही। मेन फीचर्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांधी जी की फिलॉसफी के सत्याग्रह और बताइए नॉन वायलेंस, दीज आर द मेन फीचर्स। एज यू ऑल नो, ये है B.R. नंदा की महात्मा गांधी। इकोनॉमी पे भी है और एजुकेशन पे भी है। ह्यूमनिज्म इनका बेसिक धर्म था, टू डेवलप humanistic society so that we may see the developed nation। तो ये मैंने चंद बातें आपको बताई, और बाकी चीज़ें आप किताबों को ज़रा उलट पुलट के देखें तो you will have a great idea about the ideologies of Mahatma Gandhi। Now I will request our scholars and readers over here that we are going to move in seminar hall to listen the learned scholar with us, Dr. भैरव लाल दास। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ सेमिनार हॉल चलें। ये मैं आपको बताती चलूँ, भारत सपूत महात्मा गांधी पर 1921 की एक यादगार तहरीर, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के मशहूर राइटर इम्तियाज़ अली ताज के कलम से ये पहली बार एक खूबसूरत तहरीर महात्मा गांधी पे आई, इम्तियाज़ अली ताज की। यह है गांधी जी और हिंदू मुस्लिम एकता, विशंबर नाथ पांडे की मशहूर तरीन किताब है। महात्मा गांधी का संदेश, जो कि ओरिजिनली उर्दू में था, प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये किताब लिखी और जिसको हिंदी में ट्रांसलेशन करा के खुदाबख्श लाइब्रेरी ने पब्लिश कर दिया। ये किताबें ऐसी हैं जो आप 20-20 मिनट में पढ़ के गांधी जी की फिलॉसफी को बहुत आराम से समझ सकते हैं। एक ड्रामा है गांधी की लाठी, सैयद मोहम्मद मेहंदी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है। अपने ज़माने के बड़े लोग रहे, उन्होंने गांधी जी पर लिखा। हमने शुरुआत की है गांधी जी खुदाबख्श लाइब्रेरी में। गांधी जी की 1925 की एक तहरीर जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई। फिर आर्टिकल है इम्तियाज़ अली ताज, भारत सपूत। उसके बाद महात्मा गांधी, हिंदुस्तान की कौमी ज़बान। एक और बात बताते चलूँ, महात्मा गांधी ने
ये कंसेप्ट दिया था कि ना हिंदी हो ना उर्दू हो, एक वो ज़बान हो जो हम सबकी एक कॉमन ज़बान हो जिसका नाम हिंदुस्तानी है। उसके अंदर वो सारे अल्फाज हों, वो सारे शब्द हों जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, जो आप बातें करते हैं, जिसके लिए इंसान को डिक्शनरी देखने को दौड़ना ना पड़े। लैंग्वेज सहल होना चाहिए, कम्युनिकेशन आसान तरीन लैंग्वेज में, ज़बान में होना चाहिए। जो मैं कहूँ वो आप समझ जाएं और जो आप कहें वो मैं समझ जाऊँ। तो उसका नाम उन्होंने दिया था हिंदुस्तानी। अब एक है महात्मा गांधी, हिंदू मुस्लिम एकता। मोहम्मद मुजीब लिखते हैं गांधी जी कहाँ हैं? विनोबा भावे। सत्य और अहिंसा पर विनोबा भावे ने लिखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखते हैं गांधी जी की यादगार। डॉक्टर जाकिर हुसैन गांधी जी और अखलाकी बेदारी, एथिक्स पर है ये। जाकिर हुसैन। दूसरे हैं राइटर आबिद हुसैन, गांधी जी की सादगी। यानी अपने जमाने के जो भी इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, आपको इस किताब के अंदर उनके आर्टिकल्स गांधी जी की लाइफ पर, उनकी आइडियोलॉजीज पर मिल जाएंगे। बेगम अनीस किदवाई लिखती हैं गांधी जी के आखिरी दिन। और एक है प्यारे लाल, नवाखली में गांधी शांति मिशन। हुमायूं कबीर लिखते हैं गांधी जी और इनकलाब हिंद। ख्वाजा गुलाम सैयदैन लिखते हैं सहर आफरीन। अब्दुल मजीद खान लिखते हैं गांधी और इत्तेहाद मज़ाहिब। मधु दंडवते, इनका आर्टिकल है कहाँ है गांधी, महात्मा के पैगाम रवादारी की बाजियाब, टू रीडिस्कवर महात्मा गांधी's मैसेज। हक्सले चंद लफ्ज गांधी जी के बारे में। और अब्दुल्ला वली बख्श कादरी लिखते हैं गांधी जी का नजरिया तालीम। मोहम्मद इरफान है, उन्होंने लिखा है गांधी जी की मानवियत मुजीब साहब की नज़र में। तो ये एक छोटी सी किताब है, लेकिन आपको इसमें वो ट्रेजर मिल जाएगा जो कि आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे पीरियोडिकल्स देखने के बाद, तलाश करने के बाद मिलता। ये सेलेक्टिव आर्टिकल्स खुदाबख्श लाइब्रेरी ने आप लोगों के लिए पब्लिश किया। इसे देखिए और पढ़िए और गांधी जी को समझिए। आइए अब हम लोग सेमिनार हॉल चलते हैं और वहाँ सुनेंगे हम डॉक्टर भैरवलाल दास को, और महात्मा गांधी पे कुछ फिल्म्स दिखाई जाएंगी आपको। आइए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। वार्म वेलकम टू खुदाबख्श लाइब्रेरी प्रोग्राम्स एंड लेक्चर सीरीज। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग गांधी सेलिब्रेशंस पे यहाँ जमा हैं। महात्मा गांधी का कल जयंती थी और आज यहाँ पर हम लोगों ने उनके ऊपर किताबें जो लिखी हुई हमारे पास हैं और जो खुद गांधी जी की लिखी किताबें हैं, उनको डिस्प्ले किया है। ये लगभग 150-200 किताबें हैं जिसको डिस्प्ले में लगाया। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों लैंग्वेजेस हैं। साथ ही साथ खुदाबख्श लाइब्रेरी ने जो 15-20 किताबें महात्मा गांधी पे पब्लिश की हैं, उनको भी डिस्प्ले किया गया है। और जहाँ तक लेक्चर की बात होती है, आज के लेक्चर के लिए हमने इनवाइट किया है अपने रेस्पेक्टेबल मोस्ट लर्नेड स्कॉलर डॉक्टर भैरवलाल दास को, जिनके नाम से आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इनका खुद का काम फ्रीडम मूवमेंट पे जाना माना हुआ है। आप सब जानते हैं और पहले भी इनको आपने सुना है और बहुत पसंद किया है। हमारी रिक्वेस्ट पर डॉक्टर भैरवलाल दास ने हमारे लिए, खुदाबख्श लाइब्रेरी के लिए, आपके लिए अपना प्रेशियस वक्त देने पे आमादा हो गए हैं, राजी हुए हैं। और he is with us today. He will be delivering a talk upon Gandhi ji, and thereafter we will watch some movies, pictures देखेंगे, फिल्म शो होगा महात्मा गांधी पर। तो पहले हम लोग सुनते हैं डॉक्टर भैरवलाल दास को। वेलकम करिए प्लीज।
आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर आपके सम्मुख खड़ा होने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बताऊं, क्योंकि मैं समझता हूँ इस हॉल में बैठे हुए कोई भी सज्जन मुझे नहीं जानते। यदि कोई मुझे जानते हो तो आप हाथ उठाएं। नहीं जानते बिल्कुल। और जब नहीं जानते होंगे तब आपको दिल से दिल की बात पहुंचाने में थोड़ी कठिनाई होगी। और गांधी जी ने इस देश में एक बड़ा काम किया था, वो दिल को दिल से जोड़ा था। मेरा नाम भैरव लाल दास है, मैं यहाँ बिहार सरकार में नौकरी करता हूँ और गांधी पर मैंने काफ़ी काम किए हैं। जैसा मैम बता रही थी, मैम बढ़ा चढ़ा के स्कॉलर बोल रही थी, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, आपकी तरह के स्टूडेंट हूँ। गांधी चंपारण पर मेरा काम हुआ है। सबसे पहले हमने गांधी राजकुमार शुक्ल की डायरी को प्रकाशित करवाया था, उसके बाद फिर गांधी के दिनकटिया को प्रकाशित करवाया। चंपारण में गांधी ने जितने भी सृजनात्मक काम किए उसको प्रकाशित करवाया। राजकुमार शुक्ल पर चौथी किताब आई और अभी 5वीं किताब मेरी गांधी चंपारण और महिलाएं आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं। किसी दिन उसका लोकार्पण होगा। लेकिन इतना कहने के लिए मैंने एक सूत्र तलाशा है कि मैं आपको चंपारण ले चलूं। अभी आपके सामने में जब मैं सोफा पर बैठा हुआ तो पीछे कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे, तो क्या गांधी जी भोजपुरी बोलते थे? बोले हाँ बिल्कुल बोलते होंगे, क्योंकि चंपारण आए थे तो गांधी भोजपुरी नहीं क्यों बोलते होंगे? गांधी बिल्कुल भोजपुरी बोलते होंगे। गांधी जी वहाँ चंपारण में 8 महीने रुके थे। 15 अप्रैल 1917 को गांधी मोतिहारी पहुंचे थे और मधुबन में स्कूल की स्थापना करने के बाद गांधी वापस आए। लेकिन मातृभाषा का आपका प्यार, जो आप भोजपुरी भी गांधी में ढूंढ रहे हैं, जो गांधी जी भोजपुरी बोलते थे इतने, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और मैं आपको एक बहुत ही रोचक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो गांधी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए हैं, बॉम्बे पोर्ट पर उन्होंने उतरा, तो उनके उतरने के तीसरे चौथे दिन उनके स्वागत में गुजराती सभा ने कार्यक्रम अपनाया था, एक रखा था। गांधी जी से बोला गया जो आप बताइए। गांधी जी ने कहा जो मैं बोलूंगा लेकिन मैं गुजराती में बोलूंगा। तो लोगों ने कहा भाई गुजराती, ये मर्चेंट की सभा है, यहाँ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, आप ये गुजराती बोलेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? बोला कोई नहीं सुने तो फिर भी क्या, मैं गुजराती बोलूँगा। उसके बाद फिर गांधी को सूरत बुलाया गया है। गांधी ने शर्त रखी कि मैं गुजराती में बात करूंगा तभी मैं वोट बोलूंगा। गांधी को गुजराती अच्छी नहीं बोलती। गांधी जी के बाद गांधी जी की 2 कमजोरियां थी। एक उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती थी और दूसरी उनकी स्पीचेज बहुत क्लियर नहीं होते थे। गांधी कई अवसरों पर, यहाँ तक कि कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी जब बोलने के लिए खड़े होते थे तो उनकी बात जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। उसका एक बड़ा कारण था जो ऑडियो सिस्टम उस समय इतना डेवलप नहीं था। तो गांधी जी से लोग कहते थे जो आप अंग्रेजी में बात करना शुरू करिए। गांधी ने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तानी में बात। कभी मैम बोल रही थी अपने लाइब्रेरी में, तो गांधी ने उर्दू और हिंदी के बीच का एक नया शब्द गढ़ा था, उसका नाम था हिंदुस्तानी। गांधी हिंदुस्तानी कहा करते थे। गांधी ने कहा जब मैं हिंदुस्तानी में बात करूंगा। क्यों बोला? दिल से दिल की बात। क्या दिल की बात? आप यदि अपनी मातृभाषा को नहीं सीखेंगे तो मातृभाषा में जो तत्व हैं, जो संस्कृति है, जो उसकी ताकत है, उससे आप अलग हो जाएंगे, उसको आप नहीं ग्रहण कर पाएंगे। चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मैथिली हो, चाहे आपकी उर्दू हो, मगही हो या कुछ भी हो। तो गांधी जी के बारे में एक बड़ी बात कही जाती है जो क्या गांधी अंग्रेजी के हिमायती थे? क्या गांधी जी ने इस बात की वकालत की जो आज वो अंग्रेजी बोले? बिल्कुल बोले। गांधी जी ने कहा था जो अंग्रेजी बोलनी चाहिए, लेकिन गांधी जी ने कहा था ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, लेकिन जो आपकी मातृभाषा है वो आपकी अपनी लैंग्वेज है। और मातृभाषा में जितने तत्व हैं, यदि आप मातृभाषा नहीं सीख पाएंगे, भोजपुरी नहीं सीखेंगे, मगही नहीं सीखेंगे, मैथिली नहीं सीखेंगे, तो उनमें विद्यमान तत्वों से आप अलग हो जाएंगे, दिल से दिल की बात नहीं हो पाएगी। गांधी की दूसरी चर्चा हम करते हैं चंपारण से। गांधी जी चंपारण आते हैं और आप सब समझते हैं या जितने भी लोग होंगे यहाँ के वो समझते होंगे जो गांधी के आने से पहले चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स, जो नील के खेतीहर थे, जो नील की खेती करवाते थे, वो किसानों के ऊपर में बहुत शोषण करते थे।
गांधी जी को बुलाया गया था और गांधी जी को बुलाने के बाद गांधी जी ने एक ऐसा समा बांधा जो बिना कोई खून बहे, बिना कोई लाठीचार्ज किए, बिना कोई धरना प्रदर्शन किए हुए इंडिगो प्लांटर्स हमेशा हमेशा के लिए यहाँ भारत से चले गए। क्या आप में से कोई एक बच्चा मुझे इस प्रश्न का जवाब दे सकता है जो गांधी ने चौरा चोरी के बाद अपना आंदोलन स्थगन क्यों किया? कोई एक बच्चा हाथ उठाए। नहीं? क्या आपने चौरा चोरी नहीं पढ़ा? तो आप बताइए, गांधी जी ने चौरा चोरी के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया था, क्यों लिया था वापस? बहुत छोटा सा प्रश्न है मेरा। इधर आ जाओ बच्चा। पुलिस कर्मियों की हत्या हुई। हाँ ठीक है, लेकिन आप उत्तर के नजदीक हैं, परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं परफेक्ट हैं? अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं परफेक्ट है। गांधी जी ने चौरी चौरा से पहले भारत में एक बड़ा हिंसात्मक कार्यक्रम हुआ था, वो था पंजाब का जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग के बाद गांधी जी के मन में आप ये ध्यान देंगे, जो गांधी जी 1918 में यहाँ से चंपारण से वापस गए हैं और सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने किया है। और गांधी जी ने जब जालियांवाला बाग हुआ है उसके बाद उन्होंने जो आंदोलन चलाया था चौरा चोरी के बाद वापस ले लिया। आपका कहना सही है, जो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और चौरा चोरी कांड में हिंसा हुई थी, तो उन्होंने कहा था नहीं नहीं नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। कुछ बातें आप समझिए। और जो मैम को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ, मैम का ये अप्रोच, मैं तो उनके पैरों में झुकना चाहता हूँ। जो मैम ने विषय पर में, कई विषय पर में पूरे साल एक विषय को चुनती हैं, उस पर बुक को डिस्प्ले कर देती हैं, तो आप पढ़िए। मैम का एक रिक्वेस्ट मेरा भी मान लीजिए, जिस विषय को आप डिस्प्ले करती हैं उसकी एक कैटलॉग बना करके रख दीजिए। मेरे जैसा मूर्ख आदमी जो कि आपके बुक्स को समय पर आकर के नहीं देख पाता है, तो हम कम से कम बारी बारी से घर ले जाकर के उस किताब को पढ़ेंगे। ये करिए। मोहम्मद साहब ने भी हमने आपसे ये कहा था और कई अवसरों पर हमने कहा था। गांधी जी ने चंपारण में जो अपना प्रयोग किया था, आप याद रखिएगा, एक लाठी नहीं चली थी, एक गोली नहीं चली थी, किसी का खून नहीं बहा था, कोई जेल नहीं गया था। और गांधी ने पहला चंपारण सत्याग्रह को सफल करके दिखा दिया पूरी दुनिया में। गांधी चौरा चोरी को वापस ले लिए थे। क्यों ले लिए थे? गांधी ने कहा था कि ये जो ब्रिटिश सरकार है इसके पास में पुलिस फोर्स अधिक है। यदि आप किसी भी बिंदु पर में आप यदि हिंसात्मक आंदोलन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार आपके प्रति अधिक आक्रामक हो जाएगी। क्षति किसकी होगी? क्षति हमारी होगी, हमारे बच्चों की क्षति होगी। और गांधी चौरा चोरी से पहले यदि आप इतिहास पढ़ेंगे मैडम के लाइब्रेरी बुक्स में, तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हों, चाहे वो भगत सिंह हों, चाहे वो लाहौर के ग्रुप के लोग हों, सारे के सारे चौरा चोरी से पहले गांधी के साथ थे। ये एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन चौरा चोरी के बाद उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। उनको गांधी के इस अहिंसात्मक पर में कोई विश्वास नहीं था। और आगे जाकर के भगत सिंह और जो राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई है, या फिर जो भारत का इतिहास है वो आपके सामने में है। लेकिन गांधी ने कहा था कि नहीं, ये हम नहीं होने देंगे, हम अहिंसा को इस देश पर में लागू नहीं होने देंगे। ऐसा गांधी ने कई अवसरों पर किया है, वो आप पूरी इतिहास को आप समझते होंगे। चंपारण में जिस सत्याग्रह का उन्होंने अहिंसक सत्याग्रह का सफल प्रयोग करके पूरी सल्तनत को दिखा दिया था, उसके बाद चौरा चोरी उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन उसी गांधी ने 42 में आकर में कहा डू और डाई। आप विद्यार्थियों के लिए मैं एक बड़ा प्रश्न सामने में रख के छोड़ के जाता हूँ। शायद यदि अगली बार 2 अक्टूबर को मैम मुझे बुलाएंगे तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा, जो आखिर ये जो गांधी चंपारण में कहते हैं जो यदि किसी ने लाठी उठाई, किसी ने अंग्रेज को मारा, तो मैं चंपारण से वापस चला जाऊंगा। और वही गांधी 42 में आकर के कहते हैं जो डू और डाई, या तो मरो या मार दो। आखिर इस पूरे पीरियड में गांधी का अहिंसात्मक कहाँ चला गया 42 में आते आते? ये आप बच्चों को समझने की जरूरत है। और ये यदि आप समझ जाएंगे तो गांधी को दिल से दिल की बात या सत्य अहिंसा सत्याग्रह की जो गांधी की थ्योरी है उसको आप थोड़ा और नजदीक से पढ़ेंगे। आज के बच्चों को ये बहुत बोरियत लगती है कि क्या अहिंसा हिंसा करते हैं गांधी। ये गांधी से कहीं देश आजाद हुआ था क्या? गांधी से देश आजाद नहीं हुआ था।
गांधी आज के बच्चे ये भी कहते हैं, जो क्या गांधी तो यही कहे थे, जो एक गाल हम देते हैं तुम थप्पड़ मारना हो तो दूसरे गाल पर मार दो। बिल्कुल नहीं कहा था, गांधी ने ये बिल्कुल नहीं कहा था। और गांधी के बारे में पढ़ने और समझने के लिए मेरे जैसे लोगों को तो 3 जन्म चाहिए। आप 1 जन्म में पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी को इंटरनेट, मोबाइल और सब कुछ उपलब्ध है। हमारी पीढ़ी को नहीं थी उपलब्ध, ये हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे। गांधी जी ने कभी नहीं कहा था जो तुम हम पर महिलाओं के साथ लोकल स्थानीय पुलिस के कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया था, तो लोगों ने क्या किया, जो उस थाना को घेर करके उस पुलिस को पीटा। पुलिस को पीटा तो आज के डेट में भी यदि एक पुलिस वाला को आप एक थप्पड़ मार दीजिए तो पूरे जिला का पुलिस वाला एक हो जाएगा और आपको पीटेगा। ये पुलिस की थ्योरी है, पूरे ग्लोबल थ्योरी है। गांधी जी ने जब वो जब आए तो पूरे थाने की पुलिस आ गई, कई थानों की पुलिस आ गई, उस गांव में आकर के लोगों को बड़ी पीटा। लोग भाग गए, कुछ बूढ़ी महिलाओं को गांव में छोड़ दिया, बाकी लोग सब गांव से भाग गए पुलिस के डर से। गांधी आते हैं वहां पर कुछ दिनों के बाद, गांधी ने पूरी घटना का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग गांव छोड़ के क्यों भाग गए? तो बोला गांधी जी आप ही ने कहा था यदि आप पुलिस को पीटिएगा तो मैं चला जाऊंगा, तो ये तो आपने सिखाया मुझे। गांधी ने सिखाया, मैं 8 महीने चंपारण में रह के अपनी बात आपको नहीं सिखा सकता हूँ। यदि किसी ने आप पर निरपराध, आप पर हिंसा किया तो आप उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप कायर होकर के मरना पसंद नहीं करिए, इससे बेटर है आप अपने को मार दीजिए, अपने को आप निछावर कर दीजिए। गांधी की इसी बात को हम आप नहीं समझते हैं। हम समझते हैं क्या, जो गांधी ने अहिंसा सिखाया और सभी अवसरों पर हमें अहिंसा सिखाया। गांधी ने नहीं सिखाया अहिंसा। गांधी ने अहिंसा कहाँ सिखाया? गांधी ने कहा यदि ये सामने वाला व्यक्ति आप पर में जानबूझ करके आपको परेशान करता है और उसको ये समझ में नहीं आ रही है तो ये हमारा अधिकार है और ये हम उस पर में बिना बात का उसके अधिकार को हम छीन रहे हैं, तब आप सत्याग्रह करिए, आप सत्य के साथ मत करिए। लेकिन जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा तो ये तो हम गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी वो कर रहा है, तो आप उस पर टूट पड़िए। ये एक बीच का जो एक फाइन आर्ट है, ये गांधी को समझने के लिए आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेगी, कई उदाहरण है ऐसे जब गांधी ने कहा। एक और प्रश्न आता है लोगों के मन में, जो ठीक है गांधी ने कहा सत्य बोलिए, और कहा हम सत्य नहीं बोलेंगे। गांधी ने ऐसा कोई अवसर नहीं कहा था जो सत्य नहीं बोलेंगे, आप सत्य बोलिए। गांधी ने कहां पर प्रार्थना शुरू किया और कहां पर उपवास पर बैठ गए, आप यदि उसके सीक्वेंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। एक उदाहरण देकर के हम आपको सिर्फ आपके मन में जिज्ञासा छोड़ दे रहे हैं। तो गांधी ने एक बार उनको सेंटेंस अंग्रेजी लिखने में गलती हो गई थी, एक वर्ड जो एडिटिंग के लिए आया था उनके पास में, उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा था और वो गलत छप गई एक अखबार में जो वो निकालते थे हरिजन। और गांधी सुबह में आए, उन्होंने देखा, उन्होंने महादेव लाल को बताया कि भाई ये तो गलत छप गई। तो महादेव लाल ने हम क्या करेंगे, तो आपसे देखिए ये आपने देखा, आपका सिग्नेचर, ये तो फलाना आपने इसको करेक्ट भी किया है। गांधी जी उसी दिन अनशन पर बैठे। किसके विरुद्ध अनशन पर बैठे? खुद के विरुद्ध अनशन पर बैठे। यदि आप में आपके द्वारा कोई गलती होती है और आपको ये रियलाइज होता है तो हम ये गलती कर रहे हैं, फिर आप क्या करते हैं? यदि आप सत्य का सहारा नहीं लेते हैं, उस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस गलती के लिए आप बहाना ढूंढते हैं। आप सपोज कीजिए कि कोई गलती आपसे हुई है, आप क्या करते हैं गलती होने के बाद? और यदि गलती होने के बाद उस गलती को स्वीकार करते हैं, यदि सामने वाले को क्षमा कर देते हैं, तो आप गांधीयन थ्योरी के लिए आगे बढ़ते हैं। क्षमा करना इतना आसान बात है, और क्षमा करना आपके लिए कितनी उपयोगी चीज है, जब मेरी तरफ बाल पक जाएंगे तब आपको समझ में आएगा तो क्षमा करना क्यों उपयोगी था। यदि हम क्षमा नहीं करते तो एक छोटी सी बात को लेकर के हम आगे बढ़ते, हमें बदले की भावना आती, हम उसको नीचा दिखाते, हम उससे ऊपर उठते और आपका जो मेन फोकस था उससे आप हट जाते। गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में कई चीजें कही। आप जिस शहर में बैठे हुए हैं, मुझे तो पता नहीं था गांधी जी यहाँ खुदा बख्श लाइब्रेरी आए थे, सॉरी थैंक यू। ये गांधी खुदा बख्श आए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जो गांधी बिहार विद्यापीठ आए थे। कोई बच्चे बताएंगे बिहार विद्यापीठ कब आए थे? कोई नहीं? आई एम सॉरी। तो इसका मतलब आप पटना का इतिहास नहीं पढ़ते, गांधी का इतिहास तो नहीं पढ़ते हैं।
आप लोग पढ़िए। यदि आप पटना का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा? कौन पटना का इतिहास पढ़ेगा? आप ही तो बच्चे हैं पटना का इतिहास पढ़ने वाले। गांधी 1921 में यहाँ आए थे, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी उन्होंने। लेकिन बिहार विद्यापीठ की स्थापना गांधी के लिए छोटा काम था, बड़ा काम नहीं था। गांधी के जो उस विद्यापीठ की स्थापना को यदि आप विश्लेषण करेंगे तो आप लोगों ने मैकाले शिक्षा पद्धति के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा। आप लोगों में से किसी ने पढ़ा है मैकाले शिक्षा पद्धति? नहीं। मैकाले शिक्षा पद्धति के बारे में आप पढ़िए। मैकाले शिक्षा पद्धति 1836 में यहाँ लाया गया था और मैकाले ने कहा था जो इस पूरे समाज को हम एजुकेशन तो देंगे लेकिन लिमिटेड एजुकेशन देंगे, क्योंकि हम उतना ही एजुकेशन देंगे क्योंकि यहाँ से हम क्लर्क को बाहर हम डेवलप कर सकें जो कि हमारे राजप्रथा के लिए व्यवहारिक होगा। गांधी ने उसे मना किया था। गांधी ने पहला यहाँ प्रयोग किया था मैकाले शिक्षा पद्धति के विरोध में इसी पटना में, और उन्होंने विद्यापीठ की स्थापना की थी, पहले कॉलेज के रूप में, बाद में विश्वविद्यालय के रूप में। अभी विद्यापीठ खड़ी है, आप लोगों को विजिट करनी चाहिए वहां पर में। और गांधी ने कहा था जो यहाँ पर लोगों को हम शिक्षा देंगे। कौन सी शिक्षा देंगे? मैकाले के गेस्ट में शिक्षा देंगे। वो अभी भी आपके लिए मौजूद है। आपके लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा जो हम किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम को पास करें अथवा फिर हम किसी ऐसे एग्जाम को पास करें जिससे हमारी रोजी रोटी चले, हमको नौकरी मिल जाए। ये आपकी चीज है, ये आपके लिए है। लेकिन गांधी ने कहा था आप ऐसी शिक्षा कीजिए जिसमें ट्रिपल एच हो। ट्रिपल एच का मतलब हुआ हैंड, हेड एंड हार्ट। ये ट्रिपल एच हो। अब उदाहरण के लिए आप मैं बहुत आसानी से समझा देता हूँ आपको। जो आप एक डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर के रूप में यदि वो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर के टेबल पर, सर्जरी टेबल पर कोई आदमी बैठा हुआ होता है, सोया हुआ होता है, और डॉक्टर यदि चाहे आपकी जान ले लेना तो क्या किसी को इसको रोक सकता है? क्या कोई नहीं रोक सकता है। कौन रोकता है उसे? उसका हार्ट रोकता है। ये मेरे पेशेंट के रूप में आया हुआ है। यदि कोई एक मोटरसाइकिल तेज चलाता है इस रोड पर में और वो चाहे किसी को ठोकर मार के उसकी जान ले लेना, कोई उसको रोक सकता है? क्या नहीं रोकता है। कौन रोकता है उसको? उसका हार्ट रोकता है। आपकी एजुकेशन सिस्टम ऐसी होनी चाहिए जिसमें हाथ का उपयोग हो, हार्ट का उपयोग हो और हेड का उपयोग हो। और यदि इस तीनों का उपयोग नहीं हो तो वैसा एजुकेशन सिस्टम भारत के लिए उचित नहीं है। क्या आप लोग एजुकेशन लेते समय में क्या आप बिजली ठीक करना जानते हैं? क्या आप मोटरसाइकिल को ठीक करना जानते हैं? क्या आप कार ठीक करना जानते हैं? क्या आप खाना बनाना जानते हैं? क्या आप इस्त्री करना जानते हैं? आप क्या वैसे सभी स्किल से आप जुड़ना चाहते हैं? यदि हाँ तो ये गांधीयन काम है। गांधी जी ही तो कहते थे जो आप स्किलफुल बनिए। आप यदि जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो एक पार्ट है, आपके लाइफ का पार्ट है, लेकिन आप यदि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये दूसरी पार्ट है। गांधी जी हमेशा हर एक व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते थे, चाहे वो विलेज लेवल का हो, चाहे वो शहर लेवल का हो, चाहे वो देश के लेवल का हो। गांधी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल पर में भाग लिया। आप सब समझते हैं क्यों भाग लिया। हमारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। यदि अंग्रेज की सरकार यहाँ थी तो हम उसे क्यों भगाना चाहते थे, और यदि अंग्रेज की सरकार को भगाने के पीछे हमारा कोई मकसद था तो क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? क्या गांधी के अवधारणाओं पर में समाज चल रहे हैं? क्या गांधी के अवधारणाओं पर आपकी रूल है, रूल बुक है? क्या गांधी की अवधारणाओं पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है? यदि है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बनाइए। आप कैसे बनाएंगे? यदि एक गांव है, गांधी ने कहा था कि इस गांव को आप सेल्फ डिपेंडेंसी पर ले आइए। कैसे ले आएंगे सेल्फ डिपेंडेंसी पर में? क्या आपके भी कोई न कोई गांव होंगे या मोहल्ला होंगे? क्या उस मोहल्ला का एजुकेशन सिस्टम आपके द्वारा नियंत्रित है, आपके द्वारा संधारित है? क्या उस मोहल्ला का हेल्थ सिस्टम है? क्या मोहल्ला का सैनिटेशन सिस्टम है? क्या आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पटना यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ के निकलते हैं, बगल में NIT में पढ़ते हैं या फिर IIT में पढ़ के निकलते हैं, उन बच्चों के सामने में क्या आपने ये समस्या रखी कि पटना शहर के सैनिटेशन व्यवस्था को कैसे और बेटर किया जाए? और यदि नहीं है तो इसका मतलब एजुकेशन और समाज के बीच में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, वो साइकिल पूरा नहीं हो रहा है। आपकी बुद्धिमत्ता का उपयोग यदि आप नहीं कर सके, आपका परिवार नहीं कर सका, आपका समाज नहीं कर सका, आपका देश नहीं कर सका, तब फिर ये गांधीयन फिलॉसफी के अगेंस्ट है। गांधी ने कहा था ये नहीं। गांधी का यदि आप पढ़ेंगे, गांधी ने कहा जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, मैं हम आज चर्चा करें थी इकोनॉमिक के सिद्धांत का, गांधी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का, मुझे नहीं लगता जो आप लोगों से किसी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपके जिज्ञासा के लिए दे देता हूँ। ट्रस्टीशिप
पार्टनरशिप का सिद्धांत क्या था? भारत सरकार ने 2009 ईस्वी में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्ड को लाया था, CRS, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। उसने कहा था कि भाई आपको 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है किसी एजेंसी को, किसी कंपनी को, तो आप उसमें से 1 करोड़ रुपया निकाल दीजिए। किसके लिए निकालिए भाई? समाज के लिए निकालिए। वो समाज क्या होगा? गांधी जी को किसने पैसा दिया था? गांधी जी तो कहीं नौकरी नहीं करते थे, और गांधी जी ने, उनकी कस्तूरबा भी थी, उनके बाल बच्चे भी थे, और गांधी जी पूरे लाइफ घूमते रह गए और कहीं नौकरी नहीं किया, कहीं दरमाहा नहीं किया। तो गांधी के घर परिवार कैसे चलते थे? क्या गांधी गलत करते थे? क्या गांधी को कोई नौकरी करनी चाहिए थी? आपके मन में ये सिंपल क्वेश्चंस आनी चाहिए। तो गांधी का पैसा कौन देता था? क्या कोई बिजनेसमैन देता था गांधी का पैसा? गांधी कहां से यहाँ इतना पैसा लाते थे, इतनी संस्थाओं को चलाते थे, इतने आंदोलनों को चलाते थे? कौन दे रहा था पैसा? गांधी ने बार बार कहा, जी तुम अच्छे काम करोगे तो समाज तुमको पीछे से मदद करेगा। गांधी ने ये 1921 की जिसमें हमने चर्चा किया था, बिहार विद्यापीठ का, झड़िया के मारवाड़ियों ने उनको 40,000 रुपया 50,000 रुपया दिया था, वो लेकर के यहाँ पर आते थे। गांधी जी जब कभी भी ट्रेन से निकलते थे, बहुत इंटरेस्टिंग है, जब कभी भी गांधी ट्रेन से निकलते थे तो किसी स्टेशन पर खड़े होकर के वो गेट पर खड़े हो जाते थे, ऐसे हाथ बाहर करके, किसी पूरे जिंदगी। और लोग जो उनको घूमने देखने के लिए आते थे, उनके लिए गांधी बहुत ही एक बड़े आइकन्स थे। तो वो गांधी को 4 आना, 1 आना, 2 आना, 10 रुपया, 5 रुपया देते थे। मजरूल हक के घर पर में, यहाँ पर में गांधी ने 1917 में पहली बार आए, वो बाद में वो 20 में आते हैं, और मजरूल हक के घर में उन्होंने पर्दा प्रथा पर में बात करना शुरू किया है, जो कि भारत की बिहार के लिए पहला इंस्टांस है। और गांधी ने महिलाओं से कहा, जो तुम इतने गहने पहनते हो, गहने खरीदती हो, क्यों खरीदती हो गहना? मत खरीदो गहना, तुम्हारे पास जो गहना है तो हम देश के लिए काम करेंगे। कई महिलाओं ने अपने गहने उतार करके गांधी को दे दिया। और गांधी के पूरे लाइफ को आप पढ़ेंगे तो ऐसा कोई हरिजन सेवक संघ की स्थापना हो या उसके काम हो, सारे के सारे लोगों के द्वारा दिए गए पैसे से किए हैं। वही ट्रस्टीशिप है। गांधी ने कहा था, जो व्यापार करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन व्यापार आप किसके लिए करते हैं? आप समाज के लिए व्यापार करिए, और समाज की उसमें हिस्सेदारी चाहिए। यदि समाज की हिस्सेदारी नहीं होगी तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। गांधी ने बार बार इसे कहा था। आप देख लीजिए, यदि आपके मोहल्ले में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। कल आपके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति में से वो मोहल्ले के बच्चे शेयर मांगेंगे आपसे। ये गांधी का ट्रस्टीशिप है। गांधी जी ने इकोनॉमिक्स के, गांधी जी ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में, गांधी जी ने पॉलिटिकल सेक्टर में, गांधी जी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह के सेक्टर में, गांधी जी ने अनशन करके, गांधी जी के पास में कोई और ऐसा कोई फौज नहीं थी गांधी के पास में सत्य अहिंसा सत्याग्रह थी। और उसके बदौलत गांधी जी ने बिहार 9 बार आए हैं। पूरे भारत में आप देखेंगे तो गांधी जी कहीं भी 1 सप्ताह से अधिक नहीं टिके हैं, पूरे भारत में घूमे हैं। ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जहाँ गांधी जी, मुझे तो नहीं लगता है आप लोग पटना भी घूमे होंगे। यदि आप पटना घूमते तो जरूर गांधी के साथ काम करना शुरू कर देते। ये चीज है, लेकिन गांधी को समझना इतना आसान नहीं है। हम गांधी पर कई तोहमत लगाते हैं। अभी मैम दिखा रही थी गांधी और जिन्ना के टॉक के बारे में। मैंने खुद अपनी किताब में जिन्ना के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। हम लोग बड़े लीडर्स के डिसीजंस को बहुत ही छोटे आंख से, नज़र से आंकते हैं। हम खास करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर में जो मैसेज चलाई जाती है उस पर विश्वास करते हैं। हमें चाहिए, जो हम टेक्स्ट बुक पर हैं, हम उन उस्तादों से बात करें जो उस्ताद अभी भी बहुत ही निष्पक्ष ढंग से चीज़ों को समझाते हैं। हम ये नहीं कहते आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा मत करिए, लेकिन आप खुद पे भरोसा करिए। और किसी भी चीज़ पर में जजमेंटल होने से पहले आप गांधीयन अप्रोच अपनाइए। आप उन चीज़ों पर में भी बात करिए जो आपके विरोध में हो या उसके दूसरे पक्ष की बात हो। गांधी जी यहाँ चंपारण आए थे, सबसे पहले मोर्शेद से मिलने के लिए गए थे। और गांधी जब 47 में पटना आते हैं, जब यहाँ हिंदू मुसलमान का दंगा हो रहा था, तो सैयद महमूद के बुलावे पर आए थे। उनको लोगों ने पूछा, जो आप क्यों आए हैं, किसके बुलावे पे आए हैं? यही मोर्शीद 1917 में गांधी से पूछा था, जो आपको किसने बुलाया? तो भाई मेरे, सोशल समस्या के लिए कोई किसी को बुलाता नहीं है। ये आपके भीतर का बैठा हुआ गांधी है या आपके भीतर का बैठा हुआ महान आत्मा है जो आपको किसी अच्छे कामों की ओर प्रेरित करता है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप अच्छे कामों के लिए प्रेरित नहीं होइएगा तो बुरी आत्मा, बुरे काम, बुरे लोग आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। गांधी को तो लोगों ने इस देश में मार दिया, इस देश ने हत्या, आप सब जानते हैं गांधी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन
गांधी वो विचार हैं, गांधी वो शख्स हैं जो उनके मरने के इतने दिनों बाद भी पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया गांधी को मानती है, गांधी के उस अस्त्रों को समझती है जो गांधी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह के रूप में यहाँ दिया था। और गांधी आगे आने वाले वर्षों में, दशकों में उन सभी के लिए पाथफाइंडर के रूप में होंगे जो गांधी को मानते हों अथवा गांधी को नहीं मानते हों। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद। तो आप सबकी तरफ से और खुदाबख्श लाइब्रेरी की तरफ से डॉक्टर भैरव लाल का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें गांधी जी और उनके आइडियोलॉजी, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके थॉट से अवगत कराया और बहुत थोड़े से टाइम में। बेसिकली ह्यूमनिज्म उनकी मेन फिलॉसफी है जिसको हमें फॉलो करते रहना है और इसी एलिमेंट को हमें अपनी सोसाइटी में डेवलप करना है सो दैट वी मे हैव ए मच मोर स्ट्रॉन्गर नेशन। और इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वी मे हैव अ वॉच टू ए फिल्म शो ऑन महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता और उनकी मां थी भाई। जब बहुत बड़े हो रहे थे तो उनके घर का माहौल कुछ ऐसा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप लोगों ने आज ये एग्जीबिशन देखी महात्मा गांधी की किताबों की और उनके ऊपर जो किताबें लिखी गई उनकी हैंडराइटिंग देखी विच इज प्रिजर्व्ड इन आवर लाइब्रेरी। जब खुदाबख्श लाइब्रेरी में उन्होंने विजिट किया था यहाँ पर भी हम लोगों ने लगाई हुई है महात्मा गांधी के रिमार्क्स अबाउट खुदाबख्श लाइब्रेरी एंड इस कलेक्शन। और डॉक्टर भैरव लाल दास की आपने टॉक सुनी अबाउट महात्मा गांधी एंड हिज थॉट्स और फिर ये शॉर्ट फिल्म्स भी देख ली। आगे कभी मौका होगा तो और फुल फ्लेजेड फिल्म्स दिखाएंगे आपको। गांधी जी का सिर्फ एक ही पैगाम था इंसानियत को प्रमोट करने का और हार्मोनियस सोसाइटी को डेवलप करने का। दिस वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल द टाइम। उसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप लोग अब जिस इम्तिहान की तैयारी में लगे हुए हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। थैंक यू मच वंस अगेन। जय हिंद।